हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 9th की जो बायोलॉजी है उसका पहला चैप्टर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि देयर आर इन्यूमरेबल काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तकरीबन ये एस्टिमेट लगाया जाता है कि 8.7 मिलियन स्पीशीज़ प्रेजेंट हो सकती हैं ज़मीन पे। टोटल 8.7 मिलियन स्पीशीज, इसी के अराउंड नंबर ऑफ स्पीशीज हो सकती हैं। ठीक है, इनमें से 1.2 मिलियन स्पीशीज जो है वो अभी तक डिस्कवर की गई है। 8.7 मिलियन स्पीशीज में से 1.2 मिलियन 1.2 मिलियन स्पीशीज जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं। तो अभी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज हैं जो डिस्कवर करनी बाकी हैं। अगर हम बात करें इन 1.2 मिलियन स्पीशीज की, तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं। द काउंट इट इज इन्यूमरेबल। ठीक है, इन्यूमरेबल नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर देयर। ठीक है, तो ये जो हमारे पास इतने ऑर्गेनिजम्स हैं, आप जानते हैं इनके डिफरेंट टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया हैं, ये भी ऑर्गेनिजम्स हैं। और एक टाइप है प्रोटिस्ट्स का। ठीक है, और एक जो है टाइप है वो है फंजी। और एक ग्रुप है जिनको हम प्लांट्स कहते हैं, और एनिमल्स। These are the different types of organisms present on our earth. अब जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे बैक्टीरिया हो, प्रोटिस्ट्स हो, फंजी हो, प्लांट्स हो, एनिमल्स हो, ये सब जो हैं ये बने हुए होते हैं सेल्स के। ठीक है, ये सब जो हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक सेल के बने हुए होते हैं, उनको हम कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। दे आर कॉल्ड यूनिसेल्युलर organisms. And there are another category of organisms which contain many cells. They are called multicellular organisms. ठीक है, यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल फॉर एग्जांपल हमारे पास हैं बैक्टीरिया, दे आर यूनिसेल्युलर। पैरामीशियम यूनिसेल्युलर। ठीक है, प्लांट्स मल्टीसेल्युलर, एनिमल्स मल्टीसेल्युलर। यानी कहने का मतलब ये है कि कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो एक ही सेल के बने हुए होते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो बहुत सारी सेल्स के बने हुए होते हैं, उनको हम मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, हमने बोला कि ये सेल्स के बने हुए होते हैं, तो सेल्स क्यों प्रेजेंट होती है? वाई आर सेल्स प्रेजेंट? Why do living organisms have cells? Is there any necessity of having these cells? क्या ज़रूरत है हमें इन cells की? बिल्कुल, आप जानते हैं कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनको ज़िंदा रहने के लिए मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करनी होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम लेंगे रेस्पिरेशन। जो ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं ये ओपन में नहीं हो सकती,
किसी खुली जगह नहीं हो सकती। सच मेटाबॉलिक प्रोसेसेस दे नीड सर्टन एनवायरनमेंट, एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट चाहिए इनको, जिस एनवायरनमेंट में ये जो रिएक्शंस होती हैं ये हो सकती है। फॉर एग्जांपल हम लेंगे एक सर्टन टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है, सर्टन पीएच होना चाहिए, तो ऐसी कंडीशंस में मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हो सकती हैं। लेकिन ओपन में ऐसी मेटाबॉलिक प्रोसेसेस नहीं हो सकती, दे नीड सर्टन एनवायरनमेंट। सेल्स जो होती है दे प्रोवाइड दिस एनवायरनमेंट, ओके। एक तो ये प्रोवाइड करती है एनवायरनमेंट को, और दे प्रोवाइड सपोर्टिंग चैम्बर्स, जिन चैम्बर्स में ये रिएक्शंस हो सकती हैं। जैसे कि जब आप स्कूल में होते हो तो आपको कुछ रिएक्शंस करनी होती हैं। फॉर एग्जांपल आप केमिस्ट्री क्लास में हो तो आपको कुछ रिएक्शंस करनी होती हैं, तो वो रिएक्शंस आप कहाँ करते हैं? वो रिएक्शंस आप लेबॉर्ट्री में करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ पर ऐसा एनवायरनमेंट होता है जिस एनवायरनमेंट में वो रिएक्शंस जो है पॉसिबल होती है। वहाँ पर सर्टन ऐसा टेम्परेचर होता है, ऐसा पीएच आपको होता है, बाकी चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर वो रिएक्शंस हो सकती हैं। ऐसे ही मेटाबॉलिक प्रोसेस जो हैं इनको भी एक एनवायरनमेंट होना चाहिए, एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट होना चाहिए। तो वो एनवायरनमेंट जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म को कौन प्रोवाइड करता है? These are the cells which provide these life supporting chambers and provide environment. So cells जो होती हैं इनका काम क्या होता है? अब एक काम तो ये कि they provide environment, और they provide environment and life supporting chambers. ठीक है, आप देखते हैं एक मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होता है वो बना हुआ होता है बहुत सारी सेल्स का, ठीक है। उसकी बोन्स जो है सेल्स की बनी हुई होती है। कोई ऐसी चीज़ जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है वो सेल्स की बनी हुई होती है। सो दीज सेल्स आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। एक सेल जो है हम जानते हैं कि दे डू सम स्पेशल फंक्शंस। फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। फॉर एग्जांपल वी हैव नर्व सेल्स, okay, we have RBCs, we have skin cells, etc. नर्व सेल्स का काम क्या होता है? दे कंडक्ट मैसेजेस या सेंसरी सिग्नल्स, आप कहिए सेंसरी सिग्नल्स। आरबीसीज का काम क्या होता है? दे ट्रांसपोर्ट गैसेस, ठीक है। स्किन सेल्स प्रोटेक्शन के लिए होती है। ये जो सेल्स होती है, फॉर एग्जांपल नर्व सेल, इसका काम होता है टू कंडक्ट सेंसरी सिग्नल्स। आरबीसी ये काम नहीं कर सकती। आरबीसी का काम होता है गैसेस ट्रांसपोर्ट करना। सो ये जो काम है ये एक नर्व सेल नहीं कर सकती। स्किन सेल का काम है प्रोटेक्शन देना। जो हमने अभी डिस्कस किया नर्व सेल और आरबीसीज, ये काम ये नहीं कर सकती। सो दीज आर द स्पेशलाइज्ड फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय दीज सेल्स। इसके अलावा ये सेल्स जो होती हैं दे परफॉर्म सम बेसिक फंक्शंस विच आर कॉमन टू ऑल, ठीक है। सो बेसिक फंक्शंस जो होती हैं, बेसिक फंक्शंस इन सब की जो है कॉमन होती हैं। बेसिक फंक्शंस आर कॉमन।
ठीक है। रेस्पिरेशन ये सेल भी करती है, ये सेल भी करती है और ये सेल भी। तो अब हम देखेंगे जो ये सेल्स हैं ये कैसे डिस्कवर हुई, ठीक है, और कब डिस्कवर हुई। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है ये स्टडी कर रहा था कॉर्क सेल्स। कॉर्क सेल्स जो होती है ये प्रेजेंट होती हैं स्पेनिश ओक में। स्पेनिश ओक में। तो ये जो रॉबर्ट हुक था इसने स्पेनिश ओक एक ट्री होता है इसी की बारक ले ली जिसको हम कॉर्क भी कहते हैं। इस बारक को इसने माइक्रोस्कोप के अंदर रखा। ये माइक्रोस्कोप इसने खुद बनाया था जिसको हम प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप भी कह सकते हैं। इस माइक्रोस्कोप की जो पावर ऑफ मैग्निफिकेशन था वो था 30x यानी 30 गुना। ये जो है ये माइक्रोस्कोप चीज़ों को एनलार्ज कर सकता था। तो जब इसने ये बारक माइक्रोस्कोप के नीचे रखा तो वहाँ पे उसको क्या दिखाई दिया, उसको हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दिए, जैसे यहाँ पर बनाया हुआ है हनीकॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर्स। तो उसको ये समझ में आ गया कि ये एम्प्टी रूम्स हैं। तो उसने नाम दिया सेल्यूला। सेल्यूलिया जो होता है ये लैटिन वर्ड होता है। इस सेल्यूलिया का मतलब एम्प्टी रूम्स होता है जिनको हम अब सेल्स कहते हैं। तो जो टर्म सेल्यूलिया है ये जो है दी है रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। बेसिकली ये जो उसे दिखाई दिया था उस माइक्रोस्कोप के अंडर, दीज वेयर द सेल वॉल्स ऑफ डेड सेल्स। सेल वॉल्स ऑफ डेड सेल्स। सो द डिस्कवरी ऑफ सेल, जो डिस्कवरी ऑफ सेल है वो 1665 में हुई। सेल की डिस्कवरी 1665 में हुई। तो 1665 में सेल डिस्कवर हुई। रॉबर्ट हुक ने अपनी एक बुक जो है पब्लिश की थी जिसमें इसका जिक्र उसने किया था। उस बुक का नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया ये इसने पब्लिश की थी 1665 में। रॉबर्ट हुक को फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी। साइटोलॉजी मीन्स द स्टडी ऑफ सेल्स। स्टडी ऑफ सेल्स इज कॉल्ड साइटोलॉजी। तो इसके फादर ये माने जाते हैं। रॉबर्ट हुक के बाद जो इम्पोर्टेंट डिस्कवरी थी वो थी एंटोन वॉन लीवनहुक की। ये जो लीवनहुक था इसने माइक्रोस्कोप जो बनाया था उसमें उसने लेंसेज जो थे वो इम्प्रूव किए थे। यानी इसने एक इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बनाया था। इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। इस इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप के ज़रिए ये चीज़ों को यानी लिविंग क्रिएचर्स को माइक्रोस्कोप के नीचे रखता था और उनको एनलार्ज करता था। इसने जो माइक्रोस्कोप बनाया उसकी मैग्निफिकेशन पावर जो थी वो थी 300x। 300 गुना ये चीज़ों को एनलार्ज कर सकता था। एंटन वॉन लीवनहॉक ने फर्स्ट लिविंग सेल्स देखी। यानी पहले लिविंग सेल्स को किसने देखा? एंटन वॉन लीवनहॉक ने। फर्स्ट लिविंग सेल्स इसने अपने माइक्रोस्कोप के नीचे देखी इन 1674। ठीक है। तो इसने बैक्टीरिया जो है ऑब्जर्व किए थे अपने इस माइक्रोस्कोप के नीचे, लिविंग बैक्टीरिया। फिर उसने उसके बाद प्रोटोजोअन्स को भी देखा, लिविंग प्रोटोजोअन्स को। आरबीसीज भी पहले इसी ने देखी और इसने ह्यूमन स्पर्म सेल्स भी
इसके ज़रिए देखी। लेवनहुक के बाद और एक साइंटिस्ट जिसने एक इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी की इन द वर्ल्ड ऑफ सेल, वो थे रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन रॉबर्ट ब्राउन जो था, जैसे आपने पढ़ा भी होगा, रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में न्यूक्लियस डिस्कवर किया था। न्यूक्लियस इसने डिस्कवर किया था फ्रॉम द ऑर्चिड रूट सेल्स। ऑर्चिड रूट सेल्स इसने स्टडी की थी और उसमें उसने पाया न्यूक्लियस। रॉबर्ट ब्राउन ने सेल मेम्ब्रेन भी डिस्कवर किया। सेल मेम्ब्रेन, एक तो न्यूक्लियस, दूसरा सेल मेम्ब्रेन। रॉबर्ट ब्राउन के बाद डुजरडीन 1835 में इसने प्रोटोजोन सेल्स ली और उसमें क्या देखा इसने सेमी फ्लूइड देखा। पूरा फ्लूइड नहीं, सेमी फ्लूइड जेल लाइक्स देखा सेल के अंदर। और इसने टर्म एक कॉइन की जिसको हम कहते हैं सारकोड। सारकोड मीन्स द सेमी फ्लूइड प्रेजेंट विद इन द सेल। उसके बाद और एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था पुरकिंजी। पुरकिंजी ने 1840 में ऐसा ही एक सिमिलर फ्लूइड प्लांट्स में देखा, प्लांट सेल्स में सिमिलर सेमी फ्लूइड, जो कि डुजरडीन ने भी देखा था, सिमिलर सेमी फ्लूइड इन प्लांट सेल्स। पुरकिंजी ने इस सेमी फ्लूइड को जो कि प्लांट सेल्स में मौजूद था नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। सो द टर्म प्रोटोप्लाज्म is coined by Purkinje. Protoplasm, it means the first substance. इसका लघवी माने जो है that is the first substance. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा? रॉबर्ट हुक 1665 में उसने सेल टर्म कॉइन की। उसके बाद एंटन वॉन लीeuwenhoek ने इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप बनाया और 1674 में फर्स्ट लिविंग सेल्स देखी। उसके बाद रॉबर्ट ब्राउन 1831 में उसने डिस्कवर किया न्यूक्लियस फ्रॉम द ऑर्चिड रूट सेल्स और एक टर्म उसने कॉइन की दैट इज सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद फ्रेंच ज़ूलॉजिस्ट डुजरडीन 1835 में उसने सेमी फ्लूइड इन प्रोटोप्लाज्म इन प्रोटोजोन्स देखा जिसको उसने नाम दिया सारकोड। उसके बाद पुरकिंजी 1840 में उसने भी सिमिलर फ्लूइड देखा इन प्लांट सेल्स और नाम दिया प्रोटोप्लाज्म। उसके बाद एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जिसका नाम शिल्डेन था। शिल्डेन एक बॉटनिस्ट थे। इसने 1838 में ये बोला कि जो प्लांट्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। प्लांट्स जो होते हैं और कंपोज्ड ऑफ सेल्स। उसके एक साल बाद सचवान था ज़ूलॉजिस्ट 1839 में, इसने बोला कि जो एनिमल्स हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, तो पहला कौन साइंटिस्ट था जिसने ये बोला कि प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स? इट वाज शिल्डेन। और उसके बाद सचवान था जिसने बोला कि एनिमल्स जो है दे आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इसके बाद इन दोनों ने एक थ्योरी दी जिसको हम सेल थ्योरी बोलते हैं। सेल थ्योरी, वो आगे पढ़ेंगे हम सेल थ्योरी में इन्होंने क्या बोला। इन 1858 में और एक जर्मन बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम रॉबर्ट वुरखाउ था। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि ओमिनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब होता है कि सेल्स जो होती हैं, तमाम सेल्स, सारी सेल्स, ऑल सेल्स
arise from, बनती हैं from pre-existing ones, from pre-existing cells। ठीक है, यानी सेल्स कहाँ से बनती है? प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, तो ये सेल जो है ये डिवाइड होती है और नए सेल्स को बनाती है। इसी को हम बोलते हैं कि ऑल सेल्स जो अराइज होती हैं, दे अराइज फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये सेल्स फिर डिवाइड होती हैं। इसी तरीके से जो ये सेल्स होती हैं, दे डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल्स। द स्टेटमेंट वाज ओमिनिस सेलुला ई सेलुला। इट वाज गिवन बाय रॉबर्ट वर्काउ इन 1858। इसके बाद और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था हैकल। 1866 में हैकल ने बोला कि न्यूक्लियस जो है, न्यूक्लियस स्टोर करता है और ट्रांसमिट, न्यूक्लियस स्टोर्स एंड ट्रांसमिट हेरिडिटी मटेरियल। हेरिडिटी मटेरियल यानी जेनेटिक मटेरियल जो होता है, इट इज स्टोर्ड एंड ट्रांसमिटेड बाय द न्यूक्लियस। (1940) में एक इम्पोर्टेंट डिस्कवरी हुई। 1940 में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया गया। आपको पता होगा जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैं, दो साइंटिस्टों ने बनाया, एक नॉल था और दूसरा था रुस्का। दे इन्वेंटेड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप एंड उससे क्या फ़ायदा हुआ? उससे ये फ़ायदा हुआ जो सेल्स में अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स थे जो अभी तक दिखाई नहीं दिए थे, इस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बदौलत उन अल्ट्रा स्ट्रक्चर्स को भी देखा गया। जैसे कि आप जानते हैं सेल्स में सेल ऑर्गेनेलीज हैं, ऑर्गेनेलीज होती हैं। दीज सेल ऑर्गेनेलीज कैन नॉट बी सीन विद सिंपल और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। सो इनको देखने के लिए हमें हायर मैग्नीफाइंग माइक्रोस्कोप चाहिए। तो इट इज़ पॉसिबल ड्यू टू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कि हम उन सेल ऑर्गेनेलीज को भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने बोला कि सेल थ्योरी दी थी शेलिडेन और सचवान ने। उसके बाद उस सेल थ्योरी में थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की गई, जो उसके स्टेटमेंट्स थे उसमें मॉडिफिकेशन की गई, सेल थ्योरी में मॉडिफिकेशन की गई और उसको फिर नाम दिया गया मॉडर्न सेल थ्योरी। तो हम देखेंगे मॉडर्न सेल थ्योरी क्या कहती है। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न सेल थ्योरी, फर्स्ट स्टेटमेंट आप याद रखेंगे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं आर मेड ऑफ सेल्स। ठीक, पहला स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है दे आर मेड ऑफ सेल्स। दूसरा, सेल जो होती हैं, सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है। ठीक है, प्रोटोप्लाज्मा जो होता है इसमें न्यूक्लियस होता है और जो सेल होती है, सेल कवर्ड होती है सेल मेम्ब्रेन की बदौलत। सेल में प्रोटोप्लाज्म होता है और प्रोटोप्लाज्म में न्यूक्लियस होता है और जो ये सेल होती हैं इसके इर्द गिर्द सेल मेम्ब्रेन होता है। और बहुत सारी ऐसी सेल्स भी हैं जिनमें सेल वॉल होता है। फॉर एग्जांपल प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स में सेल वॉल होता है और बैक्टीरियल सेल्स उनमें भी सेल वॉल होता है। तीसरा स्टेटमेंट आप याद रखेंगे कि ऑल सेल्स जो होती है दे आर बेसिकली अलाइक इन स्ट्रक्चर। ऑल सेल्स आर अलाइक इन स्ट्रक्चर एंड मेटाबॉलिक फंक्शन। ठीक है,
मेटाबॉलिक फंक्शन और स्ट्रक्चर जो होता है वो सेम होता है। ऑप्शन अगर स्पेशलाइज्ड फंक्शन होगी तो वहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस होती हैं। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप मॉडर्न सेल थ्योरी की याद रखेंगे कि ऑल लिविंग सेल्स, जो कि रॉबर्ट ओवरखाउ ने एक स्टेटमेंट दिया था कि ऑल लिविंग सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग वंस, फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो ये था अबाउट सेल एंड द डिस्कवरी ऑफ सेल, वाई सेल इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। एक तो हमने आज ये पढ़ा और दूसरा हमने ये पढ़ा डिस्कवरी एंड हिस्ट्री ऑफ सेल्स। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। कल देखेंगे हम इंशाल्लाह, कल हम दूसरा लेक्चर इसका अपलोड करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।